तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट चैनल ट्राइपॉड पर। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जाने माने चेहरे और जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री नेम सिंह फौजदार जी। सर का बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर भी रहा है और आज हम इनके बारे में सर से जानेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके जितने भी चैनल पर सब्सक्राइब हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनको सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सर पहले तो आपने हमको टाइम निकाल के अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल से आपने निकाल के हमें समय दिया। देखिए, हमारा समय तो जनता के लिए है, अपने लिए ना तो समय था ना है हमारे पास। हम हमेशा जनता के लिए जिस तरह 108 एम्बुलेंस रहती है हमेशा तत्पर तैयार, इसी तरह हम भी तैयार रहते हैं। सौभाग्य है आप यूथ और आपका नया चैनल मेरे पास पधारे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल दिनों दिन उन्नति करे, ये मैं गिरिराज जी से कामना करता हूं। सर पहले तो सर आप अपने थोड़े फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मेरा तहसील डीग के अंदर गांव है मवई, उसमें मेरा जन्म 10 मार्च 1972 को हुआ। मैं एक सामान्य से अति सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ हैं। परिवार में हम माता पिता के अलावा 4 भाई 2 बहनें हैं। 1988 में 10वीं पास करने के बाद मेरा बड़ा भाई यहाँ कोचिंग चलाता था, वो मुझे यहाँ लेके आए। मैंने 11वीं 12वीं पास करने के बाद 1990 में कॉलेज के अंदर दाखिला लिया, महारानी जया कॉलेज के अंदर। बड़ा भाई विद्यालय चलाता है जी। मेरे से छोटा गांव में खेती करता है और जो छोटा ही छोटा है चौथे नंबर का, वो सीआरपीएफ में सेना का जवान है। माँ बाप दोनों ही कभी यहाँ जाते हैं कभी गांव में रहते हैं। हम लोगों ने जब जन्म लिया तो हमारी आँख जब खुली थी तो एक टूटा सा छप्पर था और हमारे बाप ने, पिताजी ने, हमारी ने, जिनको हम दादा कहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमारा जीवन यापन किया। शुरू से ही हमने संघर्ष में आंखें खोली हैं और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक मैं राजनीति की बात करता हूँ तो हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि हम भी कभी राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि आज के राजनीति के जो प्रमुख संसाधन हैं वो हमारे पास नहीं। ना तो मेरे परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में किसी पद पर रहा है, ना आज के समय में जो आर्थिक संसाधन चाहिए वो संसाधन हमारे पास में है, ना ही राजनीति में कोई हमारा गॉडफादर है। हमारी तो जनता ही गॉडफादर है। जनता के लिए काम करते हैं और जनता की दम पर ही हम चुनाव लड़ते। हमेशा मेरे पास मेरा एक सिद्धांत रहा, इंसान के पास इंसान 3 रूप में आता है, अभाव में, प्रभाव में और दबाव में। जिस रूप में भी मेरे पास कोई व्यक्ति आया, लेके वाल्मीकि से ब्राह्मण तक, हर व्यक्ति की मैंने हर संभव जितनी मेरी हैसियत है तन मन और लगन से इंसान की सेवा की। लोग राजनीति करते हैं दिमाग से और हम राजनीति करते हैं दिल से। चुनाव आता है, पैम्पलेट जब छपते हैं, होल्डिंग लगते हैं, तो कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी। अगर सही मायने में उनका भावार्थ पूछा जाए कि संघर्ष की डेफिनेशन क्या है, कर्मठ किसे कहते हैं और ईमानदारी की परिभाषा क्या है, अगर उनसे पूछा जाए तो कोई अर्थ नहीं बता सकते। राजनीति को बनाया तो सेवा के लिए, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है। पहले इन्वेस्ट करो और फिर कमाओ। आप देख रहे हो छोटे छोटे चुनावों में करोड़ों में रुपया खर्च होता है, तो ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चुनाव में जिस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जनता से ही वसूला जाता है। और सामान्य सी बात है, लोग छोटे छोटे काम को धक्के खाते क्यों? भाई
आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे से वोट के बदले में किसी ने 500 रुपया एक दारू का क्वार्टर लिया है, तो उस आदमी का मेरे से कोई काम पड़ेगा तो मेरे दिमाग में इस पिक्चर रहेगी कि यार ये वही आदमी है। वोट लोकतंत्र में, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो एक अधिकार दिया इंसान को उसकी रक्षा के लिए, वो है मताधिकार। हर 5 वर्ष में चुनाव आयोग द्वारा ये पूछा जाता है कि आपको कैसा वार्ड पंच चाहिए, कैसा प्रधान चाहिए, कैसा आपको विधायक चाहिए, कैसा सांसद चाहिए, और वो हम हमारी वोट से तय करते हैं। उस समय हम तरह तरह के फंडा जो राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाते हैं, नेताओं द्वारा अपनाए जाते हैं, उनमें बह जाते हैं और फिर 5 साल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जैसा आपने बताया कि आप एक बहुत ही न्यूनतम वर्ग के परिवार से आते हैं, आपके पिताजी जो किसान रहे हैं, तो राजनीति में आने के लिए आपका विचार, आपका समर्थन किस प्रकार बना, उस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है, रामायण में एक चौपाई है, हंस बोले रघुवंश कुमारा और विधि की लिखी को मैं टनहारा। हम पढ़ने जाते थे गांव से, तो पैसे वालों के लोग जो बच्चे होते थे वो साइकिल से जाते थे। हम गांव में एक, जिसको भरोटा कहते हैं, चारा डाल के और छन्ना में अपनी रोटी को रख के पैदल पढ़ने जाया करते थे। यहाँ आ गए तो हम जब कॉलेज के चुनाव होते थे उनमें इस तरह सक्रिय रहते थे कि जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हुआ ये कि किसी आदमी ने, हमारे मित्र ने हमको ये कह दिया 1996 में कि इस कुर्सी के लिए बहुत दम चाहिए। वो बात हमको बड़ी अखरी, और हमने संकल्प लिया कि हम इस छात्र संघ कार्यालय में उस दिन घुसेंगे जिस दिन हम इसके काबिल हो जाएंगे। मैंने एक खुद का संगठन तैयार किया, जया छात्र हित संघर्ष समिति। उसके बैनर तले छात्रों की समस्याओं के लिए मैंने संघर्ष शुरू किया। महारानी जया के नाम पर कॉलेज था, उनकी प्रतिमा नहीं थी, तो उसकी प्रतिमा का संघर्ष शुरू किया। वो प्रतिमा अब लग गई। लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें नहीं थी, मैंने 10 दिन अनशन किया। जन सहयोग के द्वारा लगभग 1 लाख से ऊपर पुस्तकें तत्कालीन एसपी सम्माननीय उमेश मिश्रा जी, जो राजस्थान के डीजी रहे हैं, उनके करकमलों से 8 सितंबर 1997 को बीएससी, बीकॉम, बीए तीनों फैकल्टियों की लाखों रुपए की पुस्तक हमने कॉलेज को गिफ्ट की थी, डोनेट की थी छात्रों की। क्योंकि हम छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते थे, तो हमने उन समस्याओं के लिए संघर्ष शुरू किया। कोई भी छात्र हमारे से जो भी समस्या होती थी आता था तो हम लोग उसका समाधान करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब चुनाव लड़ो। यार, चुनाव के लिए पैसा चाहिए, हम किराए पर रहते हैं, स्टोव पर खाना बनाते हैं, अब तो गैस आ गई, वोट हमको देना है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो हम 1997 में हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव कॉलेज का जी। तो जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो सब एक हुई। मेरा गांव दूर पड़ता है, डीग तहसील के अंदर आता है, तो डीग जिला बन गया। उधर के जो छात्र हैं वो डीग में रह जाते हैं, कुछ अलवर चले जाते हैं। क्षेत्रवाद और दुनिया भर के उस समय चुनाव के समय नारे लगते हैं। तो 1997 में मुझे 45 वोट से हरवा दिया गया, और 1998 में मैं कॉलेज का चुनाव लड़ नहीं सकता था, अगला चुनाव लड़ नहीं सकता था। क्यों कि छात्र संघ के कॉन्स्टिट्यूशन में 28 साल बाद कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ सकते, और मेरी एज 28 साल क्रॉस कर गई थी जी। तो मेरा नामांकन भी रद्द हुआ, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हाई कोर्ट से मुझे फिर स्टे मिला,
और 19 दिसंबर 1998 को रिकॉर्ड मतों से मैं महारानी जया कॉलेज का अध्यक्ष बना। वहां से मेरे राजनीतिक संघर्ष की कहानी शुरू होती है। उसके बाद में सन 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उसमें भी यही हाल मेरे साथ हुए। रिकाउंटिंग करा के धोखाधड़ी से 43 वोट से मुझे हराया गया। फिर मैं 2003 में विधानसभा डीग से चुनाव लड़ा था जी। जब वोट तो मेरे 26 से आए थे, लेकिन जिद ये थी कि मुझे जिला परिषद में जब हरवाया गया तो भाई छोटा चुनाव हमको ये जीतने नहीं देते, बड़े नेता, और बड़ा लड़ने की हमारी हैसियत नहीं। तब मैं इस जिद पर चुनाव लड़ा। मेरे 26 से वोट आए थे। फिर 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा मैंने। वोट तो पहले से 1.5 गुने आए, लेकिन 17 वोट से फिर मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। फिर मैंने 2008 में पहला चुनाव नगर विधानसभा से मैंने लड़ा। उस चुनाव में मेरे 13,015 वोट आए थे और जीत 22,000 पर हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के 18,000 वोट आए थे और मेरे निर्दलीय 13,015 वोट आए। फिर मैंने 5 साल संघर्ष किया तो 30,415 वोट आए मेरे 2013 में, जब जीत 42,000 पर हुई और दूसरे नंबर पर वोट आए 36,000 और मेरे आए 30,415। मैं तीसरे नंबर पर रहा। फिर मैंने तैयारी की, कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस से जिला पार्षद बना 2015 में। जाट आरक्षण का मुद्दा आ गया, उस पर संघर्ष किया। सरकार ने कुचलने के लिए मेरे पर 156 मुकदमे भी लगाए। 23 अगस्त 2017 को हमें राज्य में आरक्षण तो मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में मुझे टिकट नहीं दिया और फिर मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। मेरे 37,177 वोट आए। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस चौथे पर रही और बसपा वहां से चुनाव जीत गई। फिर मैंने 5 साल संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी में 2019 में सम्मिलित हुआ। हमने सुना था, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की बड़ी वैल्यू होती है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है। तो पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें विधायकों को बड़ी खुली लूट की छूट थी और मेवात का इलाका था तो गौ तस्करी और ऑनलाइन ठगी के कारोबार, मतलब जितने भी घटिया कर्म होते थे वो खुलेआम होते थे। उन पर 5 साल अगर भरतपुर लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा हैं जिनमें एक कठूमर लगती है अलवर जिले की, कहीं विपक्ष की जो भूमिका थी तो वो मात्र एक नगर था जहां सत्ता के खिलाफ हमने ईंट से ईंट बजाई। 20 जनवरी 2020 को 2.5 कुंटल गाय का मांस मैंने खुद विधायक की गाड़ी में पकड़ा। मतलब हमने वहां ये महसूस नहीं होने दिया कभी भी हारने के बाद कि सत्ता किसकी है, विधायक कौन है। झंडा और डंडा की दम पर लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। भारतीय जनता पार्टी में मेवात जैसे क्षेत्र में मेरा टिकट काट दिया, क्योंकि मेरे पास में ना तो देने के लिए पैसे थे और ना बड़े नेताओं के लिए चमचागिरी का मेरे पास में समय था। दूसरा, नियति होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। मेरी शुरू से ही आदत रही है खरी बात मुंह पर कहना।
मैं फिर आज़ाद समाज पार्टी से नगर से चुनाव लड़ा। जी वोट तो मेरे 47,000 आए, जी लेकिन मेवात का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया था, पार्टियों में कहते हैं कितने वोटों से हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, और ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये केवल कहने तक सीमित है। जी टिकट जाति के आधार पर दिए जाते हैं। तब जातिवाद का जो जहर घोलने का काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई पार्टी नहीं करती। जी आपस में जातियों को लड़वाना, भाई भाई को झगड़ा कराना, मतलब वो कहते हैं कि नेताजी कुर्सी से कहते आई लव यू, और जी। विश्व सुंदरी इस दुनिया में सबसे प्यारी तू। अगर सत्ता में आने के लिए इनको अपने भाई की बलि देनी पड़े तो वो भी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कार्यकर्ता तो हर पार्टी के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कर्मचारी है। एक विस्तारक होता है, उसको एक गाड़ी दी जाती है, मोटरसाइकिल प्लेटिना, उसको 15,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। कार्यालय में 20-20 आदमी हैं, किसी की 15,000 से तनख्वाह शुरू होती है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है। जी अब ये तनख्वाह कहाँ से दी जा रही है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? 3 स्टार जैसे पूरे देश के अंदर जिले स्तर पर कार्यालय हैं, तो आखिर ये पैसा जनता का ही तो है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया। जी आजाद समाज पार्टी से हम चुनाव लड़े। जी वोट तो हमारे 47,000 आए, 10,000 वोट हमने प्रोग्रेस की। लेकिन अपना शुरू से ही एक बात कहते आए हैं हम, और आज भी उस बात को कह रहे हैं हम, बुरे काम से, बुरे रास्ते से, बुरे लोगों के सहयोग से हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। क्योंकि जो मौका परस्त लोग होते हैं जी उनको तो ना तो अपने स्वाभिमान का ख्याल रहता है, ना अपने ईमान का, ना अपने चरित्र का। जी हमने जीत हार की कभी परवाह नहीं की। हमने परवाह की है अपने स्वाभिमान की, अपने ईमान की और अपने चरित्र की। जी हम तो ईश्वर से एक ही कामना करते हैं कि ईश्वर 2 टाइम में रोटी 1 टाइम मिल जाए, लेकिन हमारी वजह से कहीं हमारे चाहने वाले झुक ना जाएं, ये कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। इसलिए अपन सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, और सिद्धांतों से जीवन में ना समझौता किया और ना ही करेंगे। जी भीम सिंह जी, जैसा कि आपने बताया, तो नेम सिंह जी, जैसा कि आपने बताया, छात्र राजनीति में आगे बढ़ने के बाद सन 1998 का इलेक्शन आपने जीता था। उसके बाद आप आगे बढ़े थे जिला पंचायत की ओर। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद और उसका परिणाम आपके विपरीत रहने के बाद आपको जो मजबूती मिली आगे निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, आपके सामने कई मजबूत पार्टियां थीं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियां। उनके सामने आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरणा और ये सब कहाँ से मिला? देखिए, आत्मबल सफलताया प्रथम सोपानमस्ति। जी आत्मबल सफलता की पहली सीढ़ी है। जी 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 एक कहावत है देसी जी कि हिम्मत बिन कीमत नहीं, कीमत बिन नहीं ताज। जी वही पंजे चील के और वही पंजे बाज। बाज। पक्षी दोनों ही समान है, पंजे दोनों के समान है। चील मरे पशु का मांस खाता है, बाज मार के खाता मार है। के खाता है। हम किसान के घर में पैदा जरूर हुए हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, लेकिन हमको जो हिम्मत और हौसला देता है वो सब गिरिराज जी की कृपा और गरीबों की दुआ हमारे साथ है। और राजनीति से धन कमाना अपना लक्ष्य नहीं है, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। जरूरी नहीं है जीत के ही राजनीति में सेवा होती है, सेवा हार के भी होती है। जी हमने जीतने वालों से ज़्यादा काम, आज भाजपा की सरकार है और हम किसी भी पार्टी में नहीं हैं, जी लेकिन आम आदमी का काम, कोई भी अधिकारी के पास हम जाए तो वो काम होता है। क्यों कि हम सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और सही रास्ते की बात करते हैं, इसलिए हर अधिकारी उस बात को मानता है। जी सर, आपने जैसे 2023 में नगर विधानसभा से बीजेपी से आपने टिकट मांगी थी,
तो किसी किन्हीं कारणवश आपको वो टिकट नहीं मिल पाई, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो क्या मुख्य कारण थे? देखिए, मुख्य कारण कोई नहीं था। मैं चमचागिरी में पीछे रहा। जी। मैंने यहाँ जनता में काम किया, और टिकट जो मिलते हैं उसके रास्ते अलग हैं। या तो टिकट पैसे से मिलता है, या टिकट चमचागिरी और चापलूसी से मिलता है, और इन दोनों ही परीक्षाओं में मैं फेल रहा, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। धरातल पर अगर काम देखा जाए, सर्वे की कोई बात करता हो, तो सर्वे में एक तरफा नामर मुझे टिकट मिलता। जो इसको टिकट मिला है वो 15 से 31 वोट से जब चुनाव जीता, जब गाड़ी भी तुड़वाई, शीशे फड़वाए, हिंदू मुसलमान हुआ, दुनिया भर के नाटक किए। अगर मेरे को टिकट मिलता तो 50,000 वोट से तो चुनाव जीतता। एक तरफा तूफान। अगर राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ी जीत होती तो वो नगर में होती। जब मैं निर्दलीय बागी के रूप में लड़ा, तब मेरे 47,000 वोट आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगातार 13,015 से लेके 31,000, 37,000, 47,000, हर बार अगर वोट बढ़े हैं, ना तो मैं उद्योगपति हूं, ना पैसे वाला हूं, ना कोई बड़ा राजनीतिक दल है, ना किसी बड़े राजनीतिक नेता का मेरे सिर पर हाथ है। जी। जनता का साथ है और परमात्मा का हाथ है। गौ माता की सेवा करता हूँ, गिरिराज जी में आस्था रखता हूँ, और गरीब की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। उनकी दम पर राजनीति करता हूँ। तो मुझे ज़्यादा परवाह ना जीत हार की करता, ना मैं पार्टी के टिकट वगैरह की करता। जनता के लिए काम करता हूँ, जनता मेरा साथ देती है। जी। अच्छा सर, जैसे आप जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जब मैं 2019 में भाजपा में शामिल हुआ था, जी। आरक्षण 1999 में वाजपेयी जी ने राजस्थान के जाटों को दिया, जिसमें भरतपुर धौलपुर को वंचित रखा। जी। मैं 1998 में कॉलेज का प्रेसिडेंट था। जी। हमने आंदोलन किए तो 2000 में हमें राज्य में तो आरक्षण मिल गया, लेकिन केंद्र में नहीं मिला। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 8 राज्यों के साथ भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी केंद्र में आरक्षण दिया। जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में 19 अगस्त 2015 को हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। उसके लिए हमने 2015, 16, 17 3 साल बड़े आंदोलन किए। 23 अगस्त 2017 को हमें आरक्षण राज्य में तो मिल गया। और जब मैं 2019 में भाजपा में अमित शाह जी की रैली में शामिल हुआ था, तब मैंने ये बात रखी थी कि हमें केंद्र में आरक्षण चाहिए। जी। ऑलरेडी इस राजस्थान के सभी जाटों में, तो हमने क्या गुनाह किया है? जी। तब हम सत्ता में आ गए, पार्टी सत्ता में थी, तो हम कागज के जरिए बात करते रहे। थावरचंद गहलोत मंत्री थे, ओबीसी कमीशन में मिले, हर जगह अपनी बात पहुंचाई। लेकिन सत्ताओं में सही रास्ते से बात को कोई सुनता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में थे, इसलिए सड़क पे तो हम नहीं लड़े जी। लेकिन अपना कागज हम चलाते रहे। जो भी नेता भाजपा का है, उसको हमने अपना ज्ञापन दिया, हमें आरक्षण दो, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जी। जब आरक्षण नहीं दिया और चुनाव भी हो लिया, तो उसके बाद फिर हमने सड़क पर संघर्ष शुरू किया। जी। 40 दिन महापड़ाव जयचौली गांव में रहा। वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन हमने इसलिए किया कि मुख्यमंत्री भरतपुर से थे जी। और नई सरकार बनी थी। अगर हम सड़क पर आंदोलन करते तो उसका अर्थ लोग गलत लगाते। जी। 24 तारीख को, 24 फरवरी को जो हमारा आरक्षण का आंदोलन स्थगित कराया, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया जी। कि आचार संहिता से पहले आपको नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हमने 22 फरवरी को जयचौली, जो हमारा धरना स्थल था, वहां हमने गंगा जल की कसम ली थी कि अगर आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन नहीं हुआ और आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग ऑपरेशन गंगाजल, मिशन ऑपरेशन गंगाजल लेकर गांव गांव घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेंगे। भाजपा ने हमें आरक्षण नहीं दिया, तो हमने ऑपरेशन गंगाजल चलाया
और गंगा और गिरिराज जी की कृपा से जी इनका सत्यानाश तय है। भरतपुर ही नहीं, राजस्थान में कम से कम 12-15 सीट कांग्रेस लेगी। जी भरतपुर से गंगा मैया का आशीर्वाद चला है और वो बाड़मेर तक पार पहुंच गया। और फिर इधर राजपूत भाइयों ने भी जी गंगा जल की कसम उठाई। तो हमें तो ये उम्मीद है, अब 4 तारीख का समय तो ज़्यादा नहीं रहा है, जी कि शायद गंगा मैया की कृपा से ये झोला लेके घर को चले जाएं। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम आपके सर जैसे कि हम अभी आपके आवास में आए, तो आपके घर के बाहर जो बैनर लगे हुए हैं, उसमें यह है कि जो किसानी कौम है उसके ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा काफ़ी अत्याचार किए गए हैं। तो आपके नज़रिए में वो अत्याचार कैसे हैं, मतलब किस तरह के अत्याचार हुए हैं? देखिए, एमएसपी के मामले में 13 महीना आंदोलन चला। जी किसानों के 3 काले कानून तैयार किए। बिजली महंगी, उर्वरक महंगे, दवाइयाँ महंगी और भाव सस्ते। जी जो सरसों का भाव 7,000 था, आज की तारीख में सरसों 5,000 है। 52 से है, अब जाके 56 से 57 से बिक रही है। फिर सरसों के लिए लैब खोल रखी हैं। हम हमारे लिए खाने के लिए लाते हैं बाजार से, चाहे हम मिर्ची लाएं, हल्दी लाएं, धनिया लाएं, जो भी चीज़ लाएं, उसके लिए कोई लैब लगा रखी है, किसमें इसकी जांच होनी चाहिए, शुद्ध है क्या गलत है। सरसों के लिए लैब लगा रखी है, उसमें तेल की मात्रा क्या है। खल के तो हमें दाम ही नहीं मिलते। जी तेल का दाम मिलता है, खल का दाम ही नहीं मिलता है। तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, केवल पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों के कर्जे माफ करने के लिए तो उन पर पैसा नहीं है, और उद्योगपतियों के कर्जे माफ कैसे कर देते हैं। किसान और जवान, किसान तो यहाँ परेशान है, और उसका बेटा जवान जो सेना में जाता था सीमा पर, सरहद पर रक्षा के लिए, उसको अग्निवीर बना दिया। मोदी जी तो 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब की बार 400 बार, अब की बार तीसरी बार। लेकिन जो एक देश का रक्षक, देशभक्त अपनी कुर्बानी देने के लिए सरहद पर जाता है, वो 4 साल में अपना कैरियर बर्बाद करके घर आ जाए। मैं सेना में हूं, आप अग्निवीर हो, दोनों एक साथ शहीद हुए। मुझे शहीद का दर्जा मिल रहा है और अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है। मौत तो दोनों की गोली से हुई और सीमा पर ही हुई है ना। तो ये कैसा घिनौना मजाक है। पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार, जब देश के लिए मेडल लेके आए, जब तो देश का गौरव बढ़ाया है। जब अन्याय और अत्याचार हो, जब मांग करें, तो ये आंदोलनजीवी हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं। प्रतिभाओं की कोई जाति नहीं होती, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। नेता, डॉक्टर, वकील, इनकी साधु, इनकी कोई जाति नहीं होती, ये सबके होते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने तरीके से जहर घोलने का, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसीलिए हमने ये ऑपरेशन गंगाजल चलाया। जी किसान, नौजवान सब इससे 10 साल में तंग आ चुके हैं। सर नेम सिंह जी, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है आपकी थोड़ी भाजपा से नाराजगी है, तो ये नाराजगी टिकट ना मिल पाने को लेकर है या इसका कोई और कारण है? देखिए, मेरी बात सुनिए, टिकट नहीं मिल पाना तो नाराजगी का कारण है ही जी। अन्य कारण जो हैं वो सैद्धांतिक कारण है। भाजपा में जो कथनी और करनी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किए वायदे और शमशान में आए आंसू झूठे होते हैं, इस कहावत पर 100% खरी है। जी। हम भाजपा में जब शामिल हुए थे तो पार्टी को ये पता नहीं था कि जो आदमी निर्दलीय दूसरे नंबर पर आया है तो फर्श बिछाने के लिए तो नहीं आया। जी। अगला आदमी 5 साल ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, तो वो कोई झंडा टांगने के लिए थोड़ी आया है। जी। फिर मेहनत 19-20 होती है। हमसे अगर 21 कोई आदमी हो, उसको टिकट देते तो हमें कोई दुख नहीं होता। एक आदमी वो जिसने यही नहीं देखा कि क्षेत्र में कौन मरा है, किसके जन्म हुआ है, किसकी शादी है, किसके कहाँ संकट है, किनको कहाँ परेशानी है। और एक आदमी किसी के कांटा भी लग गया,
उसके घर पहुंचा है। जी। कोई भी जाति बिरादरी, मैंने जाति बिरादरी की राजनीति नहीं की, मैंने दिल से सेवा की। जीतने वाला गुर्जर समाज से है, आज भी आप गुर्जर समाज में जाके चले जाओ, कोई आदमी मेरी बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति आया, चाहे तबादले के लिए आया, चाहे किसी काम के लिए आया, ईश्वर की कृपा इतनी है कि वो कभी निराश नहीं गया। चाहे कोई बिजली के ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे छोटे मोटे काम यही पड़ते हैं। कोई नेता किसी को फ्लैट बना के नहीं देता, छोटे छोटे काम पड़ते हैं। अस्पताल में किसी को खून की जरूरत पड़ गई, किसी को कहीं पड़ गई, तो ये छोटे छोटे काम जिसको जनसेवा कहा जाए, मैंने एक जनसेवक के रूप में जनता की सेवा की है, करता हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। ये मेरा लक्ष्य है। जी, जैसा कि है कि आप भाजपा जैसा कि है कि आप भाजपा और कांग्रेस दोनों के संपर्क में रहे हैं, तो दोनों की विचारधाराओं में आपको क्या अंतर लगता है और आपको लगता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से बेहतर है? देखिए, भाजपा से ज़्यादा बेहतर मैं कांग्रेस को मानता हूँ। जी। कांग्रेस को इसलिए मानता हूँ, जब हम कांग्रेस में थे, जब हमें ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की वक्त है। जी। पर जब अंदर जाके घुस के तमाशा देखा, तो भारतीय जनता पार्टी आदमी को जिस तरह डिस्पोजल सिरिंज होती है ना, यूज एंड थ्रो, केवल यूज करती है। जैसे सतीश पूनिया राजस्थान में कोई प्रदेश अध्यक्ष के नाम को ये नहीं जानता था प्रदेश अध्यक्ष कोई पद होता है। सतीश पूनिया जी 3.5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने लेके बाड़मेर से भरतपुर, राजस्थान के कोने कोने हर विधानसभा को नाप दिया। जब वसुंधरा जी से भिड़ने की लड़ने की बात थी, तब तो सतीश पूनिया जी को आगे कर दिया, और जब गुड़ बटने का समय आया तो उनको हटा के अलग कर दिया। 5 साल वाजिब अली के खिलाफ मेवात में संघर्ष की जरूरत थी तो नैन सिंह फौजदार ने किया, और टिकट का समय आया तो उसको दरकिनार कर दिया। तो कम से कम आदमी ये तो नाप तोल करके ये देखे कि किसको टिकट देना है। अगर किसी बड़े आदमी को देते, किसी अच्छे कार्यकर्ता को देते, तो हमें दर्द नहीं होता। तो कांग्रेस में जो कथनी और करनी है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सिद्धांतों की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों में सिद्धांत दिखाती है और धरातल पर उसके ठीक विपरीत है। इसमें केवल एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि जो जितना बड़ा चमचा होगा वो उतना बड़ा नेता होगा। पहले भी आपने देखी है सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तो मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं है जी। एक व्यक्ति विशेष, और भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 370 से भाषण शुरू करेंगे और राम मंदिर पे खत्म कर देंगे। अरे किस गांव में बिजली नहीं आ रही, किस गांव में सड़क नहीं है, किस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, किस स्कूल में अध्यापक नहीं है, कहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, कहाँ रोड होनी चाहिए, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, उनसे तो इनका कोई मतलब ही नहीं है जी। इनको तो उन मुद्दों पे बात करते हैं जो केवल एक, ठीक है मैं हिंदू हूँ और सच्चा सनातनी हूँ, महीने में कम से कम 2-3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने भी जाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, गरीब की सेवा करता हूँ। मेरे आज भी मेरे दरवाजे पर 4 गाय बंध रही हैं जी जी। ये गाय की बात करते हैं, ये नेता केवल कहने तक सीमित है, किसके दरवाजे पे गाय की पूंछ भी नहीं है जी। अगर ये गौ भक्त हैं, गौ को माता बताते हैं, भारत माता, गौ माता, तो ये बीफ की कंपनी उससे चंदा ले रहे हैं, तो ये गाय कटवाने वाले कौन है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? इससे ज्यादा बड़ा भयंकर इनका कोई बहुमत आएगा? क्यों नहीं गौ माता के लिए कानून बनाते हैं? कोई कठोर, केवल हिंदू मुस्लिम करके कब तक चलेगा? रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, औद्योगिक धंधे चाहिए, उन पर तो कोई मतलब नहीं है। तो जहां तक ये कहते हैं कि हमने देश को यहाँ पहुंचा दिया, जो कांग्रेस के शासन में संवैधानिक संस्थाओं की जो शक्ति थी उनको खत्म कर दिया, और चंदा लेने का तरीका जैसे पहले होता था ना, किसी फैक्ट्री पे 10 गुंडा भेज दिए कि तेरे बच्चे को उठा लेंगे, 5 लाख दे दे, तो 5 लाख पहुंच जाते थे। अब तो ईडी और सीबीआई को भेज दो
और बॉन्ड खरीद ले, उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाए। जो भाजपा के खिलाफ बोले वो भाजपा में आ जाए, वो देवता बन जाए। तो ये नाटक जनता समझ चुकी है, इसलिए भाजपा से मुझे नफरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जैसा बताया कि भाजपा और कांग्रेस की कथनी और करनी में, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, इसी को लेके कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। जी चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछें कि आपके ऊपर ना तो किसी एक दल का हाथ है, ना कोई पार्टी का सपोर्ट है, उसके बावजूद भी जनता के बीच रह के लोकप्रियता बनाए रखना और उनसे समर्थन हासिल करना, तो कैसे करते हैं आप? देखिए, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है जी और पाने को संसार है। जी मेरी आवश्यकताएं कम है, इसलिए सीने में दम है। जी अपने भोजन भी गाड़ी में रखता हूँ। 5 स्टारों का खाना मुझे अच्छे नहीं लगता, अपने घर की चटनी रोटी अच्छी लगती है। जी और राजनीति से अरबपति बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। जनता की सेवा करता हूँ, इसलिए जनता के बीच में चुनाव जीतना हारना अलग विषय है। वोट से जीतना और दिल जीतना दोनों में बड़ा फर्क है। जी चाहे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी नज़र में भी, उनके दिल में भी जी मेरे प्रति प्रेम है, आज भी और रहेगा। क्यों कि चुनाव के टाइम पे जाति, पार्टी, पौवा, पैसा, बहुत चीज़ आती हैं। जी उनके आगोश में आदमी सेवा को भूल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब दिल पे हाथ रखता है तो उसको ये तो याद आती है कि यार फला आदमी ने उस समय संकट के दौर में हमारी मदद की थी। जी तो हम जो भी हैं लोगों की दुआओं से हैं और अपने कर्म से हैं। जैसी करनी वैसो फल, आज ना है तो निश्चय कल फल जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है जब आदमी तीसरी मंजिल से गिरता है चोट भी लगती है, दर्द भी होता है। मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूँ, जमीन पर बैठा हूँ, कहाँ गिरूंगा, कहाँ चोट लगेगी। चुनाव जिस दिन समय आएगा, सत्य के दम पर, कर्म के फल पर मेहनत कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसा कर्म करेगा प्राणी फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो मैं कर्म में भरोसा करता हूँ और ईश्वर में भरोसा करता हूँ, निश्चित एक दिन सफलता मिलेगी। जी काफ़ी संघर्षशील आपका जीवन रहा है शुरुआत से मेरे ही। तो 2-3 नारे हैं। जी जो ना माने झंडा ते वो माने डंडा। डंडा से। जी जी दूसरा नारा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों से जैसी करनी वैसो फल, आज ना तो निश्चय कर। निश्चय कर। एक लोकोक्ति कहावत में आता है कि बेटे बिना कुल्हाड़ी कैसी, बिंदा ते की यारी क्या। वो वक्त परे पे काम ना आवे, ऐसे नर से यारी क्या। पहरे में चोरी करवा दे, ऐसी चौकीदारी क्या। कुर्सी तोड़े न्याय करे ना, ऐसी नेतागिरी क्या। घर के जाको कहो न माने, बाकी नंबर दारी क्या। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आपकी जो छवि है वो जनता के सामने बहुत अच्छी है, आप बहुत लोकप्रिय हैं और आपका मतलब बहुत अच्छा वर्चस्व भी है। तो आपने जनता के लिए कौन कौन से कार्य करवाए हैं सर? देखिए, आम आदमी के छोटे छोटे काम होते हैं। जी किसी का मरीज अस्पताल में, उसको खून की जरूरत है, तुमने उसके लिए समय पे खून देके जीवन दान दिला दिया। करने वाला तो ईश्वर है, लेकिन तुमने तुम्हारा कर्म कर दिया। किसी की मोटरसाइकिल बंद कर दी, तो नेता अक्सर कर क्या समझते हैं, क्या क्या मैं मोटरसाइकिल की सिफारिश करूंगा। हेलीकॉप्टर किसी के पास है नहीं और मोटरसाइकिल छुड़वाने में तुमको शर्म आती है, उसके लिए तो वही हेलीकॉप्टर है, उसकी मोटरसाइकिल छुड़वा दी। गर्मी पड़ रही है, ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली नहीं दे रहे, जाके तुमने बिजली घर पे ताला लगा दिया, धरना दे के धूप में बैठ गए, लाइट की व्यवस्था हो गई। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं, लोगों के बिना पैसे के नहीं होते। जी सिपाही है, यहाँ कोई एसपी तो नहीं, सिपाही का ट्रांसफर किसी थाने पे करा दिया, उसके लिए वही बहुत बड़ा काम है। ये छोटे छोटे काम हैं हमारे लिए, जी लेकिन आम आदमी के लिए बहुत बड़ी आफत होती है। जब कोई संकट के दौर में अस्पताल में जूझ रहा होता है, उसको खून की जरूरत होती है, जी उसको कहीं सहारा नहीं दिखता, उस समय तुम उस संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े हो,
तो ये छोटे छोटे काम हैं और ये काम हमने हर आदमी के किए हैं। जी। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, कोई भी व्यक्ति आया, मैंने शुरुआत में भी कहा था, जी। मेरा दुश्मन भी मेरे पास आया। तो अभाव में, प्रभाव में, दबाव में आदमी आता है। ईश्वर ने हमें कुछ काबिलियत दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी हम मदद करें। और मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तेने मेरा वोट नहीं दिया। वोट तो आदमी अच्छा लगता है उसको देता है। अच्छा सर, आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसकी रणनीति आपकी मतलब क्या है? आगे आप कहाँ तक अपना देखो पॉलिटिक्स का ऐसा करियर है, देखते हैं? मैंने कभी रणनीतियां ना तो पहले तय की जी। ना मैं करता। समय आएगा और आने वाला समय निश्चित हम लोगों का होगा। इनकी झूठ सांस से जनता तंग आ चुकी है और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। जी। एक कहावत है, मैं आपको कह देता हूं, जिसने ना की गुरु सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जी सर। और जिसके ना कभी फटी बेवाई वो पीर पराई क्या जाने। क्या होती है माँ की ममता बांझ लुगाई क्या जाने। जिस औरत के कभी बच्चा नहीं हुआ हो वो माँ की ममता क्या होती है वो नहीं जानती। जी। जिसने ना की गुरु सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसके ना कोई फटी बेवाई वो पीर पराई क्या जाने। जी। क्या होती है माँ की ममता बांझ लुगाई क्या जाने। और जिसने खाया लूट लूट मेहनत की कमाई क्या जाने। जी। जो आग लगाना सीखा हो वो आग बुझाना क्या जाने। माँ बाप की सेवा ना की जिसने वो काशी वृंदावन क्या जाने। जी सर, बिल्कुल। तो हम लोग प्रैक्टिकल हैं, गरीबी में से आए हैं, गरीबी को करीब से देखा है, गांव से आए हैं, गली में से आए हैं, इसलिए गांव और गली की गरीब की पीड़ा समझते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। जी। और वही हमारा एजेंडा है। ना हमारा कोई बड़ा एजेंडा हम रखते, ना नफरत की आग हम फैलाते। हमारा काम है, सेवा ही संकल्प है, चुनिए खुला विकल्प है। जी। सेवा के लिए परमात्मा ने भेजा है और नर सेवा नारायण सेवा। जी। इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बिल्कुल सर। यही भगवान है। जी। भगवान किसी ने नहीं देखा। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, ये संत लोग कहते हैं। तो जैसे आपके सोशल मीडिया हैंडल में हम लोग देखते हैं कि आप काफ़ी शायराना अंदाज के हैं, शायरियाँ भी देते हैं, बोलते हैं। तो सर अगर हम लोग के दर्शकों के लिए कुछ एक शायरी हो जाए तो? मैंने अभी कहा तो है। जी। ये शायरी तो बताइए आपको यार। देखिए ऐसा है, ये जो जमाना है, इस जमाने में धोखेबाजी, स्वार्थ, लालच की जमाना है। जी। इस जमाने में मित्र भी बड़ी सूझबूझ के साथ बनाना चाहिए। ब्रज भाषा में एक 4 लाइन का गाना है, हिंदी में शायद लोग समझ जाएंगे आपके दर्शक। जी। चाहे कितनी यारी करो कि चौकस रहियो यार जमाने में। जी। मलिया लम को पुट दे और प्याज कतर के धोए, चमेली के तेल में डाल दें तो दें खूब खुशबू पर बदबू आती छोंक लगाने में। चाहे कितनी यारी करो कि चौकस रहियो यार जमाने में। जब तक तेरे यार को निकरे ना ए काम बने पे यार तेरो भूल ना लेगो नाम। धरियो का थोते गाल बजाने में। चाहे कितनी यारी करो कि चौकस रहियो यार जमाने में। बामा अपनी बाम को दे रहे हो स्वांग सबूत। जो कुत्ता होता है वो अपनी आदत का सबूत देता है। बामा अपनी बाम को दे रहे हो स्वांग सबूत, जो मुंह ते सीधी तरह तब उतरे मूत रुचि पर आती टांग उठाने में। कुत्ता पेशाब सीधा भी कर सकता है लेकिन उसकी आदत है वो टांग उठा के पेशाब करेगा। जी सर, बिल्कुल। कभी कहे तुम सब सुनो अब के ऐसे मित्र, और जो आ जाए कहूं टांग पे तो चारों कोने धरियो का वृथाई लोग हंसाने में। चाहे कितनी यारी करो कि चौकस रहियो यार जमाने में। तो इस जमाने में मित्र भी बड़ी सूझबूझ के साथ बनाने चाहिए। आज के जमाने में धोखेबाजों की कमी नहीं। जी। मैं तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और कामना भी करता हूं और आपको एक
आग्रह भी करूँगा कि मीडिया जो होती है वो भगवान का रूप मानता हूँ मैं उसको जी। लेकिन इस जमाने में मीडिया बिका हुआ, मीडिया भी एक व्यवसाय बना लिया है लोगों ने। सत्य की आवाज़, दबी हुई आवाज़, गरीब की आवाज़, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपना धर्म मानना, निश्चित तौर पर आप बुलंदियों पर पहुंचोगे। जी सर। ऐसे तो कोई भी कमा सकता है, बिल्कुल। लेकिन नाम हर आदमी के बस की कमाना नहीं है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये था हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट सर के साथ। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। और हम भी सर आपके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जी जी। हमारी शुभकामनाएं हैं गिरिराज जी आपको उन्नति दे। और ईश्वर ने, हमने तो जहां जिसका कहीं फीता काटा है तो ईश्वर ने उसकी उन्नति धनदूनी और राजचौगुनी कराई। तो हम गिरिराज जी से ये कामना करते हैं, एक परिक्रमा आपके नाम की भी देंगे। जी जी जी। आपका चैनल धनदूनी राजचौगुनी उन्नति करे, न्याय नीति और सत्य की लड़ाई के लिए आप अग्रसर रहें और आप सभी स्वस्थ रहें।